हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स का ऑडिट हम लोग कैसे करेंगे या कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ कि फाइनेंशियल्स में इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रेजेंट करा जाता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। फिर उसको हम लोग एक एक करके उसको एनालाइज करेंगे कि हम लोग मतलब कौन सा इंडियस लगता है, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, क्या क्या प्रेजेंटेशन रहते हैं, क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमें करना होता है। एंड हम लोग उसको ऑडिट करने के टाइम पे उसका वर्क पेपर हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी पहले आपको स्टेट कंपनीज का मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको दिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स को इन्होंने कैसे प्रेजेंट करा है। तो पहले एक मैं आपको मारुति का दिखा दूंगा और एक मैं आपको रिलायंस को दिखा दूंगा। तो शुरू करते हैं। ये आपका मारुति का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप देख सकते हो मारुति ने इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स का इसका वैल्यू है 68,000 करोड़ से 69,000 करोड़, ठीक है, मार्च 25 में। और उसके बाद करंट एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स है इसका अराउंड 5,000 करोड़ का, ठीक है, 5,560 करोड़ का। ये फाइनेंशियल आपका मिलियंस में है, ठीक है। तो इसका नोट 6 में हम लोग जाके देखते हैं इन्होंने कैसे प्रेजेंट करा है। का ये नोट्स ऑन अकाउंट्स है, नोट 6। तो आप देख सकते हो नोट 6 में इन्होंने कैसे करा है, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स लिखा हुआ है नॉन करेंट में, जहाँ पे सब्सिडरीज का इनके पास इन्होंने सब्सिडरीज में इन्वेस्ट कर रखा है। इन्होंने एसोसिएट कंपनीज में भी इनका इन्वेस्टमेंट्स है, जॉइंट वेंचर्स भी है इनके पास, और कुछ अदर कंपनीज है। इन प्रेफरेंस शेयर में इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रखा है, और इन्होंने डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। और यही डेट म्यूचुअल फंड्स ही इसका करंट में भी आ रहा है। अब ये करंट और नॉन करंट दोनों में क्यों आ रहा है वो इसका भी मैं रीजन आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा है इसमें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज को किस कौन कौन सी कंपनी है, कोटेड है, अनकोटेड है, ब्रेकअप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, मतलब कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग इधर कॉस्ट पे या एबीटीपीएल या एबीटीओसीआई पे रिकॉर्ड करते हैं। उसका मैं भी अभी आपको पूरा नोट्स में आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में या कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में हम लोग इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, या फिर वन एबीटीपीएल या एबीटीओसीआई। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स भी उन्होंने कॉस्ट पे कर रखा है, ठीक है। ऑन कोटेड इन्वेस्टमेंट्स, ये इनका डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने डाल रखा है। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर है, और म्यूचुअल फंड्स में भी है, फिक्स्ड डेट और ओपन एंडेड, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कोटेड है, अनकोटेड है। मैं आपको ये एक एक करके आपको मैं समझा देता हूँ। अभी जो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाया था मारुति का, और उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट्स का बहुत सारा कैटेगरीज था, ठीक है। तो एक एक हम लोग एक एक आइटम कैसे चेक करते हैं, उसको वर्क पेपर में हम कैसे चेक करते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उससे पहले इन्वेस्टमेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स होता क्या है, वो कैसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इट मीन्स वेरीफाइंग दैट इन्वेस्टमेंट्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो अ, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा फिक्टिशियस या फेक इन्वेस्टमेंट्स मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रखा है। वो जिस दैट इन्वेस्टमेंट्स बिलोंग टू द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्वेस्टमेंट में दिखा रहा है वो उसी कंपनी से परटेन करता है, उसी वो हम लोग चेक करेंगे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स का जो भी सर्टिफिकेट्स होता है वो हमें चेक करना होता है इसमें। द इन्वेस्टमेंट्स आर करेक्टली वैल्यूड, इन्वेस्टमेंट्स करेक्टली वैल्यूड है या नहीं है, जो इंडिया एप्लीकेबल रहता है, whether it is measured at subsequently measured at either measured at cost और FBTPL और FBTOCI। FBTPL और FBTOCI क्या होता है, उसको कैसे इम्पैक्ट होता है, वो भी मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। whether financial statements are properly disclosed in the financial statements or not, वो भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स आर अकाउंटेड फॉर अंडर इंडिया 109 में इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जो कि मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रहता है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज को हम लोग इंडिया 27 में 27 के हिसाब से हम लोग उसको अकाउंटिंग फॉर करते हैं, ठीक। और प्रेजेंटेशन तो एज यूजुअल मतलब शेड्यूल 3 ही हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, हमें उसको कैसे प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में।
ठीक है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स मेरे दो टाइप के होते हैं, एक मेरा शॉर्ट करंट इन्वेस्टमेंट्स होता है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से या ऊपर के लिए होल्ड करते हो, सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो जाए, या फिर जो आप फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, या फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि आपका आइदर सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, या किसी के साथ मिलकर जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, वो आप उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्लासीफाई करोगे, क्योंकि उसको तो आप बेचने वाले हो नहीं। ठीक है, इन विद इन 1 ईयर लेस देन 1 ईयर में। तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं, और उसको हम लोग फाइनेंशियल्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, बेसिकली फॉर लिक्विडिटी पर्पस, आपके पास ज़्यादा पैसा है, अभी ज़्यादा कैश है, तो फॉर शॉर्ट पीरियड आइदर उसको आप एफडी में डालते हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, या फिर ईटीएफ में डालते हो, या फिर बॉन्ड में डालते हो, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको अभी पैसे की जरूरत नहीं है, चलो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। सो मेरा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है, करंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और सेल विद इन 12 मंथ्स, और इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्पस। ठीक है। जो एग्जांपल है शॉर्ट टर्म का, म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, ऐसा नहीं कि ट्रेजरी बिल्स है ये, मतलब जो भी कंपनीज का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, वो आइदर म्यूचुअल फंड्स में रहता है, या फिर ट्रेजरी बिल्स में ही रहता है, बॉन्ड्स में, यू कैन से। ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज हो गया, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स हो गया, जॉइंट वेंचर्स हो गया, ये होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट्स चेक करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स यूज करते हो? हमने तो अभी इन्वेस्टमेंट्स का टाइप देखा कि हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स होता है। अब हम, जब हमारे पास वो फिगर आ जाता है, उस फिगर में अब हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, वो डिस्कस करते हैं। तो हमें चेक करना होता है वो इन्वेस्टमेंट सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग डीमैट स्टेटमेंट मंगाते हैं। आजकल आपको पता है, सारा जो भी इक्विटी शेयर्स होता है, सारे के सारे डीमैट फॉर्म में ही रहता है। तो उस कंपनी का हम लोग डीमैट स्टेटमेंट मंगाते हैं कि इस कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं। आपको पता है, डीमैट जो स्टेटमेंट होता है, वो आपका सीडीएसएल, एनएसडीएल, यही सब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अगर फिजिकल है तो शेयर सर्टिफिकेट हम लोग लेंगे। ठीक है। अगर किसी ब्रोकर या कस्टोडियन के पास है, तो उनसे हम लोग कंफर्मेशन, बैलेंस कंफर्म कराएंगे कि हाँ, इस कंपनी का आपके पास कितना क्या क्या शेयर है। ओपन इंडेड रहता है, ये नहीं कि इस कंपनी में रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है क्या, कितना शेयर है बता दो, या फिर XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, नहीं, इस कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट्स है आप मुझे बता दो। जैसे क्या होता है, हम लोग कंपनी से बोलते हैं कि आपका ब्रोकर कौन है, या फिर जो भी कौन है, उनका लिस्ट दे दो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, हम लोग उनको लेटर भेजेंगे। लेटर में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इस कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट करेगा बता दो। हम लोग ये बोलते हैं, इस कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, ये हमें बता दो। तो वो लोग बताते हैं, इस कंपनी ने यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, इतना इतना क्वांटिटी। फिर वो हम लोग उसके बुक से मैच करके वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल, कंपनी क्लेम्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ऑडिटर वेरीफाइज एनएसडीएल और सीडीएसएल डीमैट स्टेटमेंट अकाउंट, तो हम लोग करते हैं। एग्जिस्टेंस तो पता चल गया। अब राइट्स एंड ऑनरशिप हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। ऑनरशिप, इंश्योर इन्वेस्टमेंट्स बिलोंग टू द कंपनी, कंपनी का ही इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है। बोर्ड अप्रूवल हम लोग देखेंगे कि अगर कंपनीज एक्ट में है कि वेन एवर इन्वेस्टमेंट इज मेड, दैट इन्वेस्टमेंट इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम लोग जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। वो आप जब लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा इस बार इस कंपनी में कहीं इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बोर्ड अप्रूवल से भी वेरीफाई करेंगे कि हाँ, दिस कंपनी वाज ऑथराइज्ड टू इन्वेस्ट। बैंक स्टेटमेंट देखेंगे कि हाँ, कंपनी ने अपने बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट करा है, अपने बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट करा है शेयर परचेस करने के टाइम पे। और जरूरी नहीं है कि मार्केट से ये लोग परचेस करते हैं। एमलगमेशन भी हो सकता है, एक्विजिशन भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वेज, एनी फॉर्म ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। कैसे भी ये लोग एक्वायर कर सकते हैं। अब वैल्यूएशन में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स इनके पास है, दोज आर रिकॉर्डेड एट करेक्ट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट्स करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे? ठीक है। तो इंडियस 109 हमें बोलता है कि इन्वेस्टमेंट्स मे बी मेजर्ड एट FVTPL,
एफबीटीओसीआई और एमोटाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, ये तीन मेजरमेंट करने का तरीका रहता है। एफबीटीपीएल इज बेसिकली फेयर वैल्यू, चेंज इन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एफबीटीओसीआई का मतलब होता है चेंज इन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इसका क्या रीजन है मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी 5 मिनट में बताऊंगा मैं। और एमोटाइज्ड कॉस्ट तो सबको पता ही है, कॉस्ट एडजस्टेड फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों फेयर वैल्यू है, बट इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने का तरीका अलग है एफबीटीओसीआई और एफबीटीपीएल का। तो ऑडिट प्रोसीजर जो भी मेरा ये एफबीटीपीएल एफबीटीओसीआई होता है, वो हम लोग कैसे वो तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, बट इसका प्रोसेस तो सेम ही रहेगा कि हाँ हमें फेयर वैल्यू तो हमें जानना ही जानना है। ठीक है, कि फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहता है फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने का? कंपेयर मार्केट प्राइस एट ईयर एंड। अगर मेरा अ, अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और वो लिस्टेड कंपनी है, तो मार्केट प्राइस तो मुझे इजीली एनएससी बीएससी पे मिल जाएगा, वहां से हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर ऑन कोटेड है जो कि प्राइवेट कंपनीज का, मैंने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस प्राइवेट कंपनी का हमें फेयर वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो हमें एट ईयर एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट मंगानी पड़ती है, उस कंपनी का हमें वैल्यूएशन करवाना पड़ता है, वैल्यूएशन जो भी वैल्यूअर रहता है उनसे। तो वो फेयर वैल्यू का वैल्यूएशन रिपोर्ट हमें लेना होता है उनसे। तो जो लिस्टेड है उसका तो फेयर वैल्यू ठीक है, जो लिस्टेड है उसका फेयर वैल्यू तो ठीक है, मार्केट से हमें पता चल जाएगा। बट जो वैल्यूएशन रिपोर्ट हम लेते हैं, हमें उस रिपोर्ट में हमें देखना होता है कि जो वैल्यूअर ने जो एजम्पशंस यूज करा है वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमें वेरीफाई फेयर वैल्यू कैलकुलेट, उन्होंने जो फेयर वैल्यू निकालने का क्या क्या एज्यूम करा है, वो एज्यूम रीजनेबल है भी या नहीं है, वो भी हमें चेक करना होगा। तो वेरीफाई फेयर वैल्यू कैलकुलेशन, उन्होंने जो कैलकुलेशन यूज करा है वो हम वेरीफाई करते हैं। एमोटाइज्ड कॉस्ट का तो हमें रिकैलकुलेट करते हैं, एमोटाइज्ड कॉस्ट फॉर बॉन्ड जो भी रहता है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने शेयर परचेस करा है 100 रुपया पे, आज मार्केट प्राइस 120 रुपया हो गया, तो मेरा पीएनएल तो प्रॉफिट एंड लॉस तो 20 रुपीज का है। अभी 20 रुपीज को मेरा प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? हम अभी तक मार्केट प्राइस डिटरमाइन चेक कर रहे थे, कोटेड का एनएससी बीएससी से, प्राइवेट का हमें वैल्यूएशन रिपोर्ट मंगाना पड़ेगा क्लाइंट से। ठीक है, अब सपोज करो मेरा मार्केट प्राइस 120 है, तो मेरा प्रॉफिट 20 का है। अब ये प्रॉफिट 20 का मैं कैसे शो करता हूँ? ठीक है, ये कैसे शो करता हूँ, ये डिपेंड करता है मैंने कौन सा मेजरमेंट मतलब अप्लाई कर रखा है, वेदर इट एफबीटीपीएल और एफबीटीओसीएल, मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्ड पीएनएल 20 रुपया। अब ये 20 रुपया जो है, ये मेरा हम इंश्योर करेंगे कि ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है मेरा पीएनएल में। ठीक है, अब बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोग करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट से इनकम भी मुझे मिलता है। अगर मैंने एफडी में कर रखा है इंटरेस्ट मिलेगा, डिवेंचर में कर रखा है इंटरेस्ट मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर में कर रखा है डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर में कर रखा है डिविडेंड मिलेगा, या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन जो भी है, या फिर जो भी बोनस है। ठीक है, तो ये सब मुझे मिलता है, तो मैं उसको कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको दिखाता हूँ। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स का हम लोग देखते हैं वो कैसे रिकॉर्ड करता है। टाइप्स ऑफ इनकम मैंने वही बोला, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स, एफडीज, डिवेंचर्स, और प्रॉफिट और लॉस एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, तो जो भी मेरा गेन या लॉस होता है वो मेरा मैं रिकॉर्ड करता हूँ। क्लासिफिकेशन मैंने देख लिया कि उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म, मतलब करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, लॉन्ग टर्म को नॉन करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट एसेट्स। डिस्क्लोजर मैंने अभी जो फाइनेंशियल्स दिखाया था आपको मारुति और इसका, डिस्क्लोजर मैं आपको दिखा दूंगा। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या था, कोटेड ऑन कोटेड मैंने दिखाया था, फिर से मैं दिखा दूंगा। शेयर्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, उसका कैरिंग वैल्यू क्या था, मार्केट वैल्यू क्या था। मार्केट वैल्यू ना उसी नोट्स में नहीं रहता है, वो पीछे रहता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ ये लोग डालते हैं। या फिर इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर कैसे होता है, आपने मैंने दिखा दिया अभी। ठीक है, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट्स का रहता है। अब हम जो अभी वर्क पेपर जो हम लोग अभी देखेंगे, उसमें देखेंगे ओपनिंग को कैसे चेक करेंगे, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग मूवमेंट्स, उसमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, मेजरमेंट मतलब कैसे हम लोग उसको मेजर करेंगे, कैसे हम उसे डॉक्यूमेंट करेंगे, ये आपको मैं अभी वर्क पेपर में दिखाऊंगा, जो एक्सेल का वर्क पेपर है। अब एफबीटीपीएल और एफबीटीओसीआई जो देखो, फेयर वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं
आइदर मार्केट प्राइस और वैल्यूएशन रिपोर्ट, या और भी जो भी अदर वेज है फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने का, दैट इज एक बार हमने फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर लिया। अब इट इज अप टू अस कि हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, वेदर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं या फिर थ्रू ओसीआई दिखाते हैं। इसमें मेजर फर्क जो होता है बेसिकली, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स होता है वो स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, जब वो स्टेबल नहीं रहता है तो अगर आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है बुक्स में, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस ना बहुत ज्यादा हिल जाता है। किसी साल में अगर किसी साल में प्रॉफिट है, दूसरे साल में आपका लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट्स में, तो आपका प्रॉफिट ईपीएस ये सब हिल जाता है। ठीक है, तो इसको और जो स्टेक होल्डर्स होता है, जो स्टेक होल्डर्स होता है उसको जो स्टडी करना पड़ता है, तो वो देखते हैं कि इतना इंस्टेबिलिटी क्यों है, स्टेबल क्यों नहीं है इसका अर्निंग्स। तो वो स्टेबल रखने के लिए ये लोग एफबीटी ओसीआई में अपना इनकम डाल देते हैं। ये हमें इंडिया से अलाउ करता है, क्योंकि मेरा वो एक्चुअल रेगुलर ऑपरेशन तो नहीं है, अदर इनकम ही है। ठीक है, तो वो रखने के लिए हम उसको ओसीआई के थ्रू रूट कर देते हैं, जो कि मेरा डायरेक्ट अदर इक्विटी में जाके बैलेंस शीट में हिट होता है, मेरा पीएनएल में हिट नहीं आता है उसका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हिट नहीं होता है, वो ओसीआई टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम का पार्ट रहता है। अ, मुझे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता था जब मैं इवन आफ्टर क्वालिफाइंग ऑल्सो, कि मैंने तो कोई क्लासेस नहीं करा था, सेल्फ से ही करा था। तो बेसिकली मैं ये सोचता था फेयर वैल्यू गेन थ्रू एफबीटी ओसीआई और एफबीटी पीएल, ये होता क्या है। लाइक दोनों तो पीएनएल में ही रहता है, पीएनएल का ही जो प्रेजेंटेशन रहता है, पहले अदर इनकम पीबीटी पैच रहता है, उसके बाद ओसीआई आता है, फिर ये रहता है टीसीआई टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। तो दोनों तो पीएनएल का ही पार्ट है, तो मतलब ऐसा क्यों है कि ये लोग बोलते हैं ये डायरेक्ट इक्विटी में जाता है, पीएनएल में नहीं जाता, दोनों तो पीएनएल का ही पार्ट है। बट ऐसा नहीं है। जब हम लोग पीएनएल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके बाद ओसीआई रहता है, उसके बाद टीसीआई टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम रहता है, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही डायरेक्ट मेरा रिटेन अर्निंग्स में जाता है। और जो मेरा ओसीआई रहता है ना, उसका अलग से अदर इक्विटी में एक पार्ट रहता है। तो बैलेंस शीट में वो दो पार्ट में एक रिटेन अर्निंग्स में चला जाता है, एक ओसीआई में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का जो अदर इक्विटी रहता है उसमें चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअली ये कैसे होता है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जब मैंने फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर लिया, फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने का तरीका सेम है, चाहे वो एफबीटीपीएल हो या बीटीओसीआई हो। मैंने फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर लिया। अब मेरा सपोज करो उसमें गेन है, अ, ठीक है, मेरे 100 रुपए का शेयर था, मार्केट प्राइस आज 120 है, मुझे 120 रुपए का गेन है। अब वो 20 रुपया गेन को मैं कैसे पीएनएल में डिपिक्ट करता हूँ, मैं उसको कैसे दिखाता हूँ, उस पे ये सारा खेल है। ठीक है, समझते हैं। So FBTPL and FBTOC are categories used for measuring financial assets under India's 109. They determine how investments are measured and where gain and loss are recorded in financial statement. Investments कैसे मेजर होता है वो तो हो गया। ठीक है, अब वो गेन एंड लॉस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल्स में, दिस इज द मेन गेम। तो एफबीटीपीएल को हम लोग डायरेक्ट पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं, और एफबीटीओसीआई को रिकॉर्डेड इन ओसीआई इंस्टेड ऑफ पीएनएल। ठीक है, ओसीआई भी पीएनएल का ही नीचे वाला प्रेजेंट वहीं पे होता है, बट उसको ना हम लोग डायरेक्ट रिटेन अर्निंग्स में लेके नहीं जाते, उसको अदर ओसीआई में डालते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी लाइव एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। एफबीटीपीएल में वही शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग के लिए होता है, डेरिवेटिव म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म पर्पस, उसको हम लोग एफबीटीपीएल में डाल के खत्म कर देते हैं। बट जो मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहता है, जॉइंट वेंचर्स रहता है, उसमें मेरा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, दैट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, तो उसको मैं ओसीआई के थ्रू रूट करके अदर इक्विटी में डाल देता हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल करो कि मेरा शेयर प्राइस है 100 रुपए का, मार्केट प्राइस 120 है, गेन 20 रुपीज हुआ। अब इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा अपने फाइनेंशियल्स में। तो अगर मैं एफबीटीपीएल एडॉप्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा रेवेन्यू कुछ अमाउंट रहेगा, वो ये जो 20 रुपए है वो उसको मैं अदर इनकम में डालूंगा, तो मेरा टोटल इनकम 20 रुपया हो गया। एक्सपेंस होगा कुछ, पीबीटी मेरा सपोज करो 20 रुपया है, इसमें मैंने टैक्स 2 रुपया दिया, पैट 18 रुपया का हो गया। अब ये ओसीआई है, अभी मेरा ओसीआई है। ठीक है, ये 20 रुपया मेरा डायरेक्ट उसमें चला जाता है, ये 20 रुपया मेरा रिटर्न अर्निंग्स में चला जाएगा। एफबीटी ओसीआई में मेरा अदर इनकम में जीरो रहता है, ये सारे कैलकुलेशन में ओसीआई में 20 रुपया चला जाता है।
अरे बीसरा मेरा रिटेन अर्निंग का पार्ट नहीं बनता है। चेंज इज रिकॉर्डेड इन एफबीटीपीएल एंड पीएनएल में, ओसीआई में ओसीआई इक्विटी, इम्पैक्ट इन प्रॉफिट यस, अदर इनकम में रहता है, इसमें नो रहता है। फॉर कंपनी हु इन्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग, मेजरमेंट ऑफ एफबीटीओसीआई, मेजरमेंट थ्रू एफबीटीओसीआई हेल्प्स टू कीप प्रॉफिट स्टेबल, जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट वो स्टेबल रखता है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ एक, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एफबीटीओसी और एफबीटीपीएल कैसे एफबीटीओसीआई पीएनएल पे इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉफिट फॉर द ईयर है इसका 139552, ये मारुति का है, ठीक है। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, मुझे लगता था ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये इसी का पार्ट है। तो इसको क्यों ऐसे बोलते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सब कुछ तो अदर इक्विटी में ही जाता है। तो मुझे पहले नहीं पता था ये, किसी को भी कुछ भी इश्यू आ सकता है। तो पहले मुझे यही दिक्कत होती थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 139, हमने बचपन में क्या पढ़ा है कि जो भी मेरा पी टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम जो है 139,947, ये मेरा रिटेन अर्निंग में चला जाता है, ठीक है। मतलब पहले तो ओसीआई तो था ही नहीं इंडिया एएस में, पहले ओसीआई तो एएस में था ही नहीं, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर अदर इक्विटी में चला जाता था। अभी भी ये प्रॉफिट फॉर द ईयर ही अदर इक्विटी में जाता है, ओसीआई अलग से जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर 139,552 है, और मेरा ओसीआई है 395, ठीक है। अब इसका मैं अदर इक्विटी में चलते हैं। देखो यहाँ पे अलग से कॉलम डाला है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर का ये रहा 139,552, यहाँ पे मेरा रिटेन अर्निंग्स में इतना डालते 139,552, और मेरा ओसीआई में इन्होंने डाला होगा 395, ये रहा। ये मेरा 139,552 यहाँ पे अलग से आता है, और ये मेरा ये 395, जो कि ये दोनों का टोटल है, ऐसे 395 मेरा यहाँ पे आता है। तो ये रीजन रहता है कि हम बोलते हैं कि जो भी मेरा ओसीआई का इनकम रहता है वो मेरा पीएनएल को हिट नहीं करता है, क्योंकि मैं रिटेन अर्निंग्स में 139,552 डालता हूँ, ये रहा। 139,552, और ओसीआई में ये 395। तो ये मेरा प्रॉफिट है 139,552, 139,552 को इसने यहाँ पे डाल रखा है 139,552 सेपरेट लाइन आइटम इसके अंडर में, ठीक है। और इसने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को 990 और ये 395 जो भी है रिटर्न यानी को नेट करके टैक्स का ये करके इन्होंने 395 यहाँ पे डाल रखा है, जो कि ये मेरा यहाँ से आ रहा है 395, ये रहा 395 टोटल अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। तो अगर मैं एफ बी टी ओ सी आई फॉलो करता हूँ, तो मैं अदर यहाँ पे डाल के उसको रिटेन अर्निंग में ना ले जाके डायरेक्ट अदर इक्विटी में एक कॉलम अदर इक्विटी में डाल के खत्म कर देता हूँ ये। और यहाँ पे ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए रहता है। तो मेरा पीएनएल से दो फिगर्स अदर इक्विटी में जाता है, एक पीएनएल का जाता है और एक ओसीआई का जाता है। एएस में सिर्फ एक ही फिगर जाता था, पीएन प्रॉफिट फॉर द ईयर, और अभी मेरे दो फिगर जाते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर ये और 395 ये। अब हम लोग वर्क पेपर कैसे बनता है इन्वेस्टमेंट्स का वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना फॉर्म का नाम डालता हूँ, एस एंड एसोसिएट्स, ठीक है। कंपनी का नाम डालते हैं रिलायबल लिमिटेड, स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर द पीरियड 2026। तो बेसिक सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट शेड्यूल लेंगे, ठीक है। वॉक डन, एज यू नो वॉक नॉट डॉक्यूमेंटेड इज वॉक नॉट डन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट शेड्यूल हम लोग लेंगे। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल कैसा रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा इन्वेस्टमेंट शेड्यूल। ठीक, ये आपका इन्वेस्टमेंट शेड्यूल रहेगा। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई निफ्टी 50, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मैं आपको सारे टाइप का इन्वेस्टमेंट्स कवर करा दूंगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, यूएसडी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है,
सब्सिडरी, इसका XYZ सब्सिडरी है, एक जॉइंट वेंचर है PQR लिमिटेड। इसमें इन्होंने इतने इतने शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टाइप देख लो, इक्विटी शेयर कोटेड है, मेरा रिलायंस लिस्टेड कंपनी है। SBI निफ्टी 50 ETF जो है मेरा म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो गया, ठीक है। नॉट टेक्निकली म्यूचुअल फंड बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोल सकते हो, जो भी है। मेरा प्राइवेट कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है अनकोटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स है मेरा, डिवेंचर्स या बॉन्ड कैटेगरी में आ जाएगा ये। USD है, जो कि मेरा फॉरेन करेंसी का भी इम्पैक्ट मैं ले लूंगा यहाँ पे। और मेरा सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर है, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर्स है मेरा, ये मेरा इसका फेस वैल्यू है। US कॉर्पोरेट बॉन्ड का मेरा डॉलर में है। ये मेरा एक्विजिशन डेट है, मैंने किस किस डेट पे इसको खरीदा था, कितना मेरा कॉस्ट था। ये शेड्यूल मैं क्लाइंट से लेता हूँ। अब ये क्लाइंट से जब मैं शेड्यूल लेता हूँ, ठीक है, इसको 26 कर देता हूँ मैं। जब एक क्लाइंट से मैं शेड्यूल लेता हूँ तो मैं चेक करता हूँ ये सब सही है या नहीं है। जो इसने गेन लिख रखा है, मार्केट वैल्यू इसने लिख रखा है कि इसका मार्केट वैल्यू ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है,